हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली बीपीएससी। आपको पता है कि जनरल स्टडीज किसी भी एग्जाम के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी की यह 8वीं वीडियो है। तो हर वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनकी तिथि अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है बंग भंग का निर्णय। इसमें जितनी सारी चीजें हैं वो बंगाल विभाजन से रिलेटेड या उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए उस पर डिपेंड है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो कर्जन था वह वायसराय था। कर्जन वायसराय था। उसने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया या उसकी घोषणा की थी। मतलब बंगाल विभाजन किया जाएगा इस निर्णय की घोषणा की थी। अगर सवाल में यह पूछे कि बंगाल विभाजन कब से लागू हुआ तो वह उसकी दूसरी तिथि है, यानी कि कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। जब भी क्रमबद्ध वाले क्वेश्चन आए तो उसमें आपको अपना टाइम पीरियड डेट के साथ मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही साल में 2 घटनाएं घटित हों। तो 1905 में यह हुआ। 1905 में कब हुआ? तो यह 20 जुलाई को हुआ। उसके बाद जो बंगाल के लोग थे या बंगाल के लोगों के साथ साथ पूरे देश में इस चीज को लेकर के बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने प्रशासनिक कारण देते हुए इसका विभाजन का निर्णय लिया गया था, क्योंकि प्रशासन में से दिक्कत हो रही थी। लेकिन वास्तविक कारण था हिंदू मुस्लिम एकता, या बंगाल से बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में आ रहे थे। फिर है कि कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकार करना, ये आगे की बात है। स्वदेशी आंदोलन की औपनिवेशिक घोषणा। फिर है सूरत फाड़। तो आपको पता होगा कि जब बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया उसके बाद बहुत रोष व्याप्त हुआ। फिर कोलकाता में यानी कि आगे चल करके 7 अगस्त 1905 में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में लोग एकत्रित होते हैं और उसके बाद वे लोग स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात करते हैं। उसमें बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इसकी आलोचना होने लग गई। तो लोगों ने मिलकर के 7 अगस्त को यह निर्णय लिया कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को औपचारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाती है, यानी कि औपचारिक घोषणा कब करते हैं लोग? तो 7 अगस्त 1905 को कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था हर साल, तो स्वराज को लेकर के यानी कि 1906 ईस्वी में जो कि कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, वहां उन्होंने स्वराज को स्वीकार किया। पहले क्या था कि पहले स्वराज की बात नहीं करते थे। इन्होंने कहा कि जब कर्जन इस तरीके की हरकत कर ही रहा है तो अब हम लोगों को भी स्वराज चाहिए, अपना शासन चाहिए। अब अंग्रेजों के शासन से हमारा नहीं होगा काम, हमें अपना शासन चाहिए। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की घोषणा हो जाती है। फिर आपको पता होगा कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है या सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। इसमें नरम दल और गरम दल दोनों विभाजित हो जाते हैं, सबका मत अलग अलग हो जाता है। जो किसका रिजल्ट होता है? तो बंगाल विभाजन का ही होता है, स्वदेशी आंदोलन का ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले बंग भंग का निर्णय लिया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन शायद नहीं आ पाया है, तो सबसे पहले यानी कि 1 हो जाएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा हुई यानी कि 3। उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद इसको कांग्रेस के अधिवेशन में भी घोषित किया जाता है यानी कि 2 होगा, और फिर तुरंत विभाजन हो जाता है यानी कि 4 होगा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। यहाँ पे पूछ रहा है अंतरराज्यीय परिषद, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक होता है अंतरराज्यीय जल परिषद भी बनाया जाता है, या जल को लेकर के जो विवाद है उसके लिए भी बनाया जाता है। तो अंतरराज्यीय परिषद किसमें होता है? तो आर्टिकल 263 में ही है। और अगर हम बात करें कि अंतरराज्यीय जल परिषद का, तो वह आर्टिकल 262 में होता है, ठीक है। इसकी स्थापना कौन करते हैं? अंतरराज्यीय जो जल परिषद होता है उसका करता है संसद, ठीक है। और यह जो है अंतरराज्यीय जो परिषद है, मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में कोई मुद्दा है, या केंद्र या 1 से ज्यादा राज्यों के बीच में मुद्दा है, तो उसके लिए अंतरराज्यीय परिषद बनेगा। तो उसको बनाते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। लेकिन जो जल विवाद की बातें हैं, जल विवाद के लिए आर्टिकल 262 में होगा, वह कौन करता है? तो उसको करता है संसद। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 262 में क्या हो जाएगा? जल से रिलेटेड जल विवाद जो भी होगा वो करेगा कौन?
तो संसद। एकदम ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड भी। तो इसमें 1 के बारे में पूछ रहा है, तो गोदावरी कृष्ण बेसिन यह नहीं है, महानदी ब्राह्मणी नदी बेसिन यह भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता होगा कि यह नेशनल वाटरवेज 2 है, सदिया से धुबरी। ठीक है, गंगा भगीरथी हुगली नदी जलमार्ग यह सही है, यह नेशनल वाटरवेज 1 है। इसका कितना है? तो 1620 किलोमीटर है यह टोटल। ठीक है, और 1620 किलोमीटर है टोटल, 4 राज्यों से होकर के जाता है, जिसमें आपको यूपी से स्टार्ट होता है। स्टार्ट कहां से होता है? तो यह प्रयागराज से होता है और आपको कोलकाता में जाकर के खत्म हो जाता है एक तरीके से। यह देखिए, कोलकाता के हदिया होते हुए वहां पे जाता है। तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। इन 4 राज्यों से होकर के जाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। आप एक बार मैप में देख लीजिए, ये गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर से यहां से वाराणसी से स्टार्ट होता है, वाराणसी नहीं इलाहाबाद से स्टार्ट होता है, वाराणसी होते हुए आपको बिहार में आता है, पटना में भी यह है। आप कहेंगे कि फिर झारखंड में कहां से आता है? तो वेस्ट बंगाल में इन करने से पहले झारखंड के थोड़े से जगह पे यहाँ पे झारखंड में यह इन करता है और फिर यह वेस्ट बंगाल में खत्म हो जाता है। इस कितना है? तो 1620 किलोमीटर का है। NH1 NH2 भी ध्यान रखिएगा, धुबरी से सदिया है। NH3 की बात करेंगे तो NH3 फिर बिल्कुल नीचे आ जाता है, वेस्ट कोस्ट कैनाल है। NW4 कौन सा हो जाएगा? ठीक है, गोदावरी कृष्णा कैनाल हो जाता है ये। तो NH कम से कम 7 तक आपको ध्यान रखना है। सॉरी, NH हम बार बार बोल रहे हैं, NW यानी कि नेशनल वाटरवेज। 4th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित करें। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है जानबूझ करके, ताकि यह इजी क्वेश्चन है, आप खुद से इसको बना पाए। तो सोडियम को पता होगा कि सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, यानी कि ए का हो जाएगा 4। बी की हम बात करें, पारा पता होगा आपको, पारा ब्रोमीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि द्रव अवस्था में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर भी, यानी कि कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो बी का हो जाएगा 2। सी है यानी कि चांदी पता होगा आपको, सोना चांदी ये सब बहुत अच्छे सुचालक हैं। किसके? ऊष्मा के सुचालक, विद्युत के सुचालक हैं। तो विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक कौन सा है? सी हो जाएगा चांदी। आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे जगहों पे जहां पे विद्युत का सुचालन बहुत अच्छे से हो, वहां पे सोने का यूज किया जाता है या चांदी का यूज किया जाता है। मोबाइल वगैरह में भी बहुत जगह यूज होता है। फिर है आपको सीसा, तो सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, डी का हो जाएगा 3। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या जिन राज्यों में केंद्रित है। तो पता है अभी भारत का पॉपुलेशन कितना हो गया है? तो 121 करोड़ नहीं, अब लगभग 140 करोड़ हो गया है। तो सबसे ज्यादा किन स्टेट्स में है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा यूपी में है, यूपी में मैक्सिमम है। और कहा जाता है कि यूपी की जनसंख्या इतनी है, लगभग 20 करोड़ के आसपास है। वह जनसंख्या बहुत सारे देशों से भी कई गुना ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, पाकिस्तान के आसपास है। ठीक है, तो यूपी हो गया। सेकेंड पे हो जाएगा आपको महाराष्ट्र और थर्ड पे हो जाएगा आपको बिहार। तो इन तीनों राज्यों को मिलाकर के भारत का 1/3 जनसंख्या हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ऑर्डर में ही अगर 4th पूछे तो 4th पे आ जाता है आपको वेस्ट बंगाल। ठीक है, आप मैप में भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा है यूपी का 1st पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे है महाराष्ट्र, तीसरे पोजीशन पे है आपको बिहार, चौथे पोजीशन पे आ जाता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को काला अनुक्रम व्यवस्थित करना है, यानी कि किस समय कौन सा युद्ध हुआ। ऑप्शन है घाघरा, खानवा, चौसा, सामूगढ़। इन चारों को आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध आपको पता होगा कि यह 2 युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया है? बाबर द्वारा ऐसे 4 युद्ध लड़े गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जिसका ट्रिक है कि पान खा यानी कि पा से पानीपत हो गया, खा से खानवा हो गया, चल से हो गया चंदेरी का युद्ध और घर से हो गया घाघरा का युद्ध। तो पान खा चल घर कब से होता है? तो 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, ये सब बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पानीपत का आपको पता होगा कि इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ होता है। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है घाघरा का युद्ध, तो आपको पता चल जाएगा कि घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो 1829 में यह हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था?
तो 1527 ईस्वी में हुआ था, राणा सांगा के साथ हुआ था। और इन सभी युद्धों में बाबर विजयी होता है, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है चौसा का युद्ध। हम आपको बता चुके हैं कि बाबर का जो बेटा हुआ हुमायूं, वह भी 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था। आपको देवरा, चौसा और कन्नौज हो जाता है उसमें एक, और बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। तो उन सबको भी ध्यान रखिएगा। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ? शेर शाह के साथ, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। और इन दोनों में कौन विजयी हुआ था? बाबर विजयी हुआ था, ठीक है। सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध आपको ध्यान रखना है कि यह कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। ये दोनों भाई थे, शाहजहां के दोनों पुत्र थे। कौन? औरंगजेब और दारा शिकोह। और दोनों में युद्ध होता है अपने साम्राज्य के लिए। तो कहा जाता है कि जब युद्ध हो रहा था तो दारा शिकोह हाथी पर नहीं था कुछ समय के लिए, तो इसकी सेना को लगा कि दारा शिकोह लगता है मारा गया, भगदड़ मच गया, उसकी सेना भाग जाती है। तो इसमें औरंगजेब जो है वह विजयी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है सबसे पहले खानवा यानी कि 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 2 के बाद 1 यानी कि घाघरा, उसके बाद 3 सामूगढ़, और उसके बाद ये यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। ये सारे युद्ध दिए हुए हैं, एक बार ध्यान रख लीजिएगा। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देवरा कब हुआ था? तो 1531 में हुआ था। चौसा कब हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया 1539। कन्नौज को कब हुआ था? तो 1540। सरहिंद कब हुआ था? तो 1555। ये सब हुमायूं द्वारा लड़ा हुआ है, ठीक है। और ये सारे जो युद्ध है ये बाबर द्वारा लड़ा हुआ था। इसमें तो सारे में बाबर विजयी होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। इसमें सरहिंद में लास्ट में यह विजयी होता है, जिसके बाद इसको फिर से सत्ता प्राप्त हो जाती है। ये जो युद्ध है घाघरा का युद्ध 1529 में, यह अफगानों के साथ हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के साथ। दूसरा है 8वीं अनुसूची जिसमें भाषा दिया हुआ है। 9वीं है भूमि सुधार अधिनियम, और 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। तो ये 7वां गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि यह किस में दिया हुआ है? यानी कि ATMM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एम मणिपुर नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? तो जो जनजातीय है यानी कि जनजातीय जो समुदाय है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके बारे में बात की गई है। किसमें? तो 6ठी में की गई है। 6th अनुसूची में करते हैं, जिसको रेगुलेट करते हैं कौन? राष्ट्रपति। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, सही है। अभी टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम है, यह भी सही है। कब आया था? तो यह फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था 1951 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची कब आया था? तो 52वीं संवैधानिक संशोधन 1985 में, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तब आया था। तो दल बदल यह भी सही है, यानी कि इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ए सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि अपने लेफ्ट से राइट की ओर हमको अरेंज करना है। सिपकिला है, नाथुला है, बॉमडिला है और लिपुलेख है। तो आपको पता होगा कि सिपकिला कहां पे है आपको? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथुला कहां है? तो नाथुला आपको सिक्किम में है। और बॉमडिला कहां है? तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख कहां है? तो लिपुलेख आपको उत्तराखंड में है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि किस राज्य में कौन सा है, उसके बाद तो आप इजिली अरेंज कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सबसे इधर है यानी कि 1 हो जाएगा पहले। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपको आ जाएगा उत्तराखंड यानी कि 4 आ जाएगा। 1 के बाद आपको 4 आ जाएगा। 4 के बाद कौन सा आएगा? सिक्किम 1, 4, 2 और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 3 यानी कि 1 हो जाएगा सबसे इधर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा सबसे पूरब में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? बॉमडिला। इसके 1 और 3 के बीच में हो जाएंगे यानी कि 1 और 3 के बीच में कौन सा है? 4 और 2, तो उत्तराखंड ये सही हो जाएगा। बहुत अच्छा एक पिक्चर मिला है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप देख लीजिए रोहतांग दर्रा, सिपकिला, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नीति, लिपुलेख और माना कहाँ है? उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन सा है? तो नाथुला और जलेपिला। मणिपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तुजू दर्रा, एक ही दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला, यांग्याप और दीफू, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है या बराबर होता है। तो आपको पता है जो डेंसिटी है, जिसका भी डेंसिटी कम होगा वह ऊपर तैरने लग जाएगा। एक एग्जांपल हमने आपको दिया था कि पानी के डेंसिटी से भी कम डेंसिटी है शनि ग्रह का, इसलिए हमने कहा था कि अगर शनि को पानी में डुबाइएगा तो वह भी तैरने लग जाएगा। ठीक है, यानी कि मिट्टी का तेल इसलिए तैर रहा है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, उसका घनत्व कम है। इसलिए आपको पता होगा कि अभी गर्मी का समय आ रहा है, आसपास अगर बहुत ज्यादा मच्छर हो तो नालियों में या जहां पानी जमता है केरोसिन तेल डाल दिया जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल ऊपर तैरने लग जाएगा। और जो मच्छर का लार्वा होता है जो पानी के ऊपर आराम से तैरते हैं और बच्चे उनके बड़े होते हैं, वह मिट्टी तेल के कारण ऊपर तैर नहीं पाते हैं, नीचे बैठ जाएंगे और वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान है, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो पहला है तप और भोग की अति का परिहार। आपको पता है कि अति की बात बौद्ध धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म में क्या है, तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा कि बौद्ध धर्म किसकी बात करता है, मध्यम मार्ग की बात करता है, अति की बात करता ही नहीं है। लेकिन जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में अति की बात हो जाती है, मतलब नाक पे भी कपड़ा बांधना है ताकि कोई भी सूक्ष्म जीव न मर जाए, खेती नहीं करना है ताकि खेत में जो जीव है वो न मर जाए, तो उसमें अति है किसी हर एक चीज की। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वेदों को नहीं मानते हैं ये लोग कि वेद में जो लिखा गया है वह सही है, तो ये दोनों धर्मों में है, दोनों नहीं मानते हैं। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, यानी कि ये लोग नहीं मानते हैं कि कर्मकांड वाली जो बात है कि अभी हम लोग कुछ करेंगे तो आगे कुछ होगा, इस तरीके की कर्मकांड की चीजें ये लोग नहीं मानते हैं। प्राणियों में हिंसा का निषेध, ये तो दोनों में ही है, दोनों अहिंसा की बात करते हैं कि प्राणियों को मत मारिए। तो ये तीनों में कॉमन है, लेकिन यह कॉमन नहीं है, यह सिर्फ बौद्ध धर्म है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा विद्यमान है, तो 2, 3 एंड 4। तो कुछ क्वेश्चन है जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं। हमारे ओनली बीपीएससी ग्रुप से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।